हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ठीक है, इससे पहले आपकी 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुकी हैं जो कि रुक्मणी पब्लिकेशंस का है, यानी कि प्लेटफॉर्म की है। आप उसको जाकर वहां से विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट से। और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको इसमें बताया जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये टाइम आपके पास बचा हुआ है, ये समय सिर्फ ऐसा होता है कि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट का ही होता है। ठीक है, तो पूरा समय आपका रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो उन चारों को आप देखिए, उसके बाद आप इस 5वीं वीडियो को देखिए और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सभी आपके जितना प्रैक्टिस सेट अपलोड कर पाऊंगी कर दूंगी और आप उन सबको देख कर जरूर जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन 1 है, रहस्यवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो राइट आंसर आपका होता है जो रहस्यवाद सिद्धांत है ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर की अगर बात करें तो कौन थे? ऋषभदेव थे। और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे और 24वें और आखिरी कौन थे? तो महावीर जैन थे। ठीक है, इतना आपको जैन धर्म के बारे में याद रखना है। पहले थे ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी थे महावीर जैन। ठीक है, तो इन सब के नाम आपको याद रखना है। मौर्य काल का मानक सिक्का था, तो मौर्य काल का मानक सिक्का क्या था? पर्ण था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। और जो मौर्य वंश का मानक सिक्का था वो था पर्ण। ठीक है, पर्ण चांदी के सिक्के को कहा जाता था। किसके सिक्के को कहा जाता था? पर्ण चांदी के सिक्के को ही पर्ण कहा जाता था। ठीक है ना। और जो करपाषण होता था, ठीक है, वो किसके सिक्के को कहा जाता था? तांबे के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 3, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? कहां पर? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? याद होगा आपको, खानवा का युद्ध जो था, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। राणा सांगा दूसरे इंसान हैं और राणा कुंभा दूसरे हैं। ठीक है, इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ दुर्ग में, जबकि राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध, जिसमें विजयी कौन हुआ था? बाबर विजयी हुआ था और राणा सांगा हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान 12 अगस्त 1765 को किसने जारी किया था? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पर शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दिए जाने का फरमान जारी किया था शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, और इसमें यह भी याद रखना कि जो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेज को विजय प्राप्त हुआ था। कहाँ के युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, तो 1765 12 अगस्त में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी शाह आलम सेकंड के द्वारा। लेकिन 1764 में 22 अक्टूबर को इन्होंने जो युद्ध जीता था वो बक्सर का युद्ध था जिसको अंग्रेजों ने जीता था। ठीक है, और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी की दीवानी अधिकार इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में वर्णित नाम चंद्रश्री के रूप में किस राजा की पहचान की गई है? तो किस राजा की पहचान की गई है? चंद्रगुप्त की। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में ही किसको किसको फांसी दी गई थी? तो ये भी याद रखना। ठीक है, इसके मामले में, ठीक है, किसने किया था? किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। और इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी,
रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो गए, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो गए और राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो गए। तो इन चारों को फांसी की सजा हुई थी, किस में? काकोरी ट्रेन डकैती में, जो कि कब हुई थी? 1925 में हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। नंबर 7 है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो क्या था? सेंट जेम्स पैलेस था। और ये आयोजन हुआ कब था? इसमें गांधी जी भी पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि गांधी जी भी इसमें भाग लिए थे। और ये हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यानी कि असहयोग आंदोलन को किसने प्रस्तावित किया था? नागपुर अधिवेशन में CR दास जी ने किया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछता कि 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वहां पर गांधी जी ने रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में नागपुर में किसने रखा था? तो नागपुर में रखा था किसने? CR दास जी ने। और कलकत्ता में किसने रखा था? तो गांधी जी ने रखा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो अस्थाई सेना रखने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इन्होंने नगद वेतन देकर अस्थाई सेना की नींव डाली थी, ठीक है। और घोड़ा दागना तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की कठोरता से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि वेतन देकर अस्थाई सेना रखना किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, किसने किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, ठीक है। और इन्होंने ही CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में किसने दी थी? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही तैयार की गई थी, ठीक है। नाउ निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है तप्त स्थल, या जिसको इंग्लिश में हॉट स्पॉट बोलते हैं, इसका मतलब होता है अत्यधिक जैव विविधता वाला देश या अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। दून घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच बसी हुई है? तो याद रखना, जो दून घाटी है वो लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में बसी हुई है, ठीक है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है, जबकि टिहरी बांध की अगर हम बात करते हैं तो वो भागीरथी नदी पर है। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। इदुक्की परियोजना कहाँ पर है? पेरियार नदी में है। तो दून घाटी की अगर बात की जाए तो दून घाटी जो है वो लघु और शिवालिक हिमालय के बीच श्रेणियों में आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रावत भाता परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। कहाँ पर है? रावत भाता राजस्थान, याद रखना, रावत भाता राजस्थान में है, ठीक है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा कहाँ पर है? तो ये तो सबको पता ही होगा, यूपी में है, ठीक है, नरौरा। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, सॉरी, काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में है। उसके बाद पूछा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा है। रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनको जोड़ने वाले शहर हैं, इससे मैचिंग आपको करना है, ठीक है। तो NH3 की बात करते हैं, तो NH3 किसको जोड़ता है? आगरा और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है। NH4 की बात करें तो NH4 जो है वो चेन्नई को थाने से जोड़ता है, ठीक है, चेन्नई को थाने से जोड़ता है। कौन? NH4। उसके बाद आता है NH11 जो आगरा को बीकानेर से जोड़ता है। NH24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है, ठीक है। 3 किसको जोड़ता है? आगरा, ठीक है, ऐसे देख लेना, 3 ऐसे ही लिखा जाता है और ये आगरा हो गया, ठीक है। और
अब से याद रखना, यानी कि सॉरी अब नहीं, ठीक है। 3 से ऐसे इस तरीके से, ठीक है, कहते हैं ना आ से आम, तो इस तरीके से याद रखना। आ से आगरा, मा से मुंबई, ठीक है। तो NH3 कहाँ से जुड़ा हुआ है? आगरा और मुंबई से, ठीक है। ये किस तरह लिखा जाता है? 3 से ही क्या बन जाएगा? आम, और ये बन जाएगा आपका आगरा और मुंबई, ठीक है। तो 3 कहाँ पर है? आगरा और मुंबई में है, ठीक है। तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या होता है? N4 NH4 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? चेन्नई और थाने में, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर लेना। और 11 की बात करते हैं तो ये है आपका आगरा और बीकानेर में। 24 की बात करते हैं तो दिल्ली और लखनऊ, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी मैचिंग हो जाएगी और राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मैच कर रहा है 3rd 4th 2nd 1, ठीक है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, संघीय बजट में प्राथमिक घाटा यानी जो प्राइमरी डिफिसिट शब्द का है, मतलब इसका क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा यानी कि ब्याज भुगतान, ठीक है। तो संघीय बजट में प्राथमिक घाटा का शाब्दिक अर्थ होता है या इसका अर्थ होता है राजकोषीय घाटा यानी कि ब्याज भुगतान, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कुल जो तरल परिसंपत्तियां हैं और जो कुल जमा है, इनके बीच में उसको एक अनुपात बना के रखना होता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? इस अनुपात को बोलते हैं SLR, ठीक है, सांविधिक तरल निधि अनुपात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? तो भारत के सभी ATM को भारतीय बैंक एसोसिएशन जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिभूत निक्षेप लिमिटेड या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI जो है, ठीक है, ये भारत के सभी ATM को एक साथ जोड़ता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार होता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। 1991 में नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी पॉलिसी 1991 की थी, तो वो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक यही थी कि उदारीकरण था, निजी क्षेत्र का विस्तार था यानी कि प्राइवेट बहुत ज़्यादा किया गया था, और अधिक बाजार अभिमुखीकरण हुआ था। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस मॉडल को राय मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि उदारीकरण में मनमोहन सिंह उस टाइम पर क्या थे? तो वित्त मंत्री थे, ठीक है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? और जो नरसिम्हा राव थे, तो नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे जब उदारीकरण शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? राव मनमोहन मॉडल बोला जाता है, ठीक है। याद रखना इसको, राव मनमोहन मॉडल क्यों बोला जाता है? तो ये भी याद रखना क्योंकि जब नई आर्थिक पॉलिसी आई थी तो उस टाइम पर नरसिम्हा राव जो थे वो प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो थे वो वित्त मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। कैबिनेट का तात्पर्य है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट स्तर के ही मंत्री, ठीक है। तो कैबिनेट का तात्पर्य हो जाता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। अगर मंत्रिपरिषद की बात होती है तो सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। जब मंत्री की बात आए तो मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है उप मंत्री आ जाता है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मंत्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कैबिनेट का मतलब हो जाता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान के अगर सबसे बड़े एकांकी स्रोत की बात करें कि कहाँ से लिया गया है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 23, संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये किसमें लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है, ठीक है। और 75(1) में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और 75(2) में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, ठीक है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जिला विकास अधिकारी होता है।
निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है, तो हेपेटाइटिस जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। बाकी हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सभी, मलेरिया तो प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, ठीक है। बाकी हैजा की अगर हम बात करते हैं तो जो हैजा है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको कॉलरा बोला जाता है, ठीक है। और डिप्थीरिया जो होता है ये भी D2F, जिसमें डायरिया आता है, ठीक है। और डायसेंट्री, ये सब डिप्थीरिया भी आपका बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो डिप्थीरिया और हैजा जो हो गए बैक्टीरिया के कारण, मलेरिया जो हो गया प्रोटोजोआ के कारण, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। और इनका प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी बाय पूनम में प्लेलिस्ट में मैंने बनाकर शॉर्ट ट्रिक से डाल रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 27 है, क्षितिज के निकट सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, किसके कारण ऐसा होता है? कौन सा नियम होता है? तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन अधिक प्रचंड जलन पैदा करता है? उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, भाप या सूर्य की किरणें? तो आप सभी को समझ आ गया होगा कौन करता है, स्टीम यानी कि भाप करता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है ताकि स्टील क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो। वैसे स्टील बनती किससे है? तो आपको पता है कि स्टील में क्रोमियम होता है, निकिल होती है, आयरन होता है, कार्बन होता है, ठीक है। ये सभी मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टील बनाया जाता है। क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है उसमें? क्रोमियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसको जो स्टील है वो कैसा हो, जंग रोधक बन सके, उसमें जंग ना लगे, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो क्यों मिलाया जाता है? ताकि स्टील को कठोरता प्रदान की जा सके। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, आइसोबार। आइसोबार की अगर हम बात करते हैं तो वायु दाब के लिए होता है, ठीक है। आइसोहाइप जो होता है वो ऊंचाई को मेजर करता है। आइसोहेलाइन जो होता है, हेलाइन, तो हेलाइन जब भी आ जाए ना तो ये लवणता से आप समझना, ठीक है। सेलाइन होता है, जैसे इस तरह हेलाइन होता है। और ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आइसोहाइलाइन याद रखना। जो यहाँ पर दिया हुआ ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हेलाइन होता है ये लवणता की जाँच करता है, वहीं पर आइसोबार जो है वो गहराई की जाँच करता है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? हाइप का मतलब क्या हो गया? हाई, तो हाई हो गया ऊंचाई से। बार जो टेस्ला या बार होता है किसका होता है? वायुदाब का मात्रक होता है, तो बार है, इससे समझ लेना। बाथ, ठीक है, गहराई में नहीं नहाना चाहिए, बात हो जाता है, ठीक है। तो बात हो गया गहराई। आइसोहाइट जो होता है वो वर्षा से होता है, ठीक है। आइसोहेल जो होता है वो धूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 अब हम देखते हैं, ठीक है। 31 में आपको दिया हुआ है एक ऐसे फ्रैक्शन टाइप का, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सरलीकरण होता है ये, देखो 4 1 जा 4 + 1 5/4 होगा। इसको आपको क्या करना है? इसको उल्टा कर देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? 3 + 4/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 × 15, 15 × 4 19, तो क्या हो जाएगा? ये 19/5 हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे? अब 19/5 हो गया। तो हमने क्या किया? इसके साथ इसको लिख दिया 5/19, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 + 5/19 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो, 19 दूना 38, 38 5 क्या हो जाएगा? 43, 43/19 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 19 बटे क्या होगा? 43 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किसी नगर की जनसंख्या में वर्ष 1996 में 10% की वृद्धि हुई, लेकिन वर्ष 1997 में प्राकृतिक आपदा के कारण उसमें 5% की कमी हो गई। वर्ष 1997 के अंत में जनसंख्या 1996 के शुरू जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुआ, तो क्या लिखोगे इसको? 110/100, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो क्या लिखोगे? 95/100, ठीक है। और ये y का मान पूछ रहा है बराबर किसके? x गुणे, क्योंकि ये कुल जनसंख्या का इतना निकालना है। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर x गुणे, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 9 99 हो गया, और 10 10 100 हो गया, ठीक है। सॉरी ये 95 है ना, तो 11 × 5 = 95, सॉरी 11, इसको सॉल्व करते हैं फिर से। देखो ये क्या था? 10 था ना, तो ये 110 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं x का, ठीक है, बराबर क्या हो गया? ये y। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर आप देखो इसको ये हो जाएगा 5
एक कम 5, 5 9 45, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो 19 एकम 19 हो गया, 19 एकम 21, 20 हो गया और 200, तो 209 बटे क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, तो प्रतिशत इसका निकाल लो, गुणे 100 कर दो इसको, तो प्रतिशत निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया, 209 को 100 से भाग दो तो क्या आ जाएगी 104.5%। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार कितना दे रखा है, 20 ग्राम प्रति सिक्का दे रखा है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार दे रखा है 35 ग्राम प्रति सिक्का। 20 सिक्कों के सिक्का औसत भार कितना होगा, इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए और 20 से क्या करो, भाग दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 और 2 का गुणा करो इसका, 20 अट्ठे कितना होगा, 160 हो जाएगा। और 12 पंचे 60, 12 यहाँ 36 होता है, 36 और 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, अपॉन में क्या करो, 20 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 और 580 बटे क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 9 18, क्या आ जाएगा, 29 ग्राम आ जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब टोटल पूछा जाए तो जो भी दे रखा है, क्योंकि देखो ये 12 8 20 तभी तो होगा, 20 सिक्कों का पूछ रहा है, तो यहाँ पर सोने के 8 सिक्कों का दे रहा है तो पहले इसका निकाल लो, फिर चांदी के 12 सिक्कों का दे रहा है इसका निकाल लो, जोड़ दो इनको, फिर इसको 20 से भाग दे दो। ए बी से 20% कम है, ए क्या है, बी से 20% कम है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो 20% कम है, तो ये हो जाएगा 80/100, यही तो होगा। तो ए बटे बी का मान क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, फिर पूछ रहा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, और यहाँ ए बी से 20% कम है, तो सीधे सीधे ऐसे कर लो, 20% कम है तो 20/80 कर दो, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 0 0 2 चौक 8 और 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब कम दिया हो और अधिक पूछ रहा हो तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 20 बटे जितना कम हो उसको यहाँ पर लिख दो, तो कितना कम है 20, तो 100 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा 80, गुणे 100 कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको सब की आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, वैल्यू आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो, एक तो ये तरीका है कि आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से क्या करें, गुणा कर दें, तो √7 माइनस √5 है, अपॉन में √7 प्लस √5 से क्या करें, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 7 a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, अपॉन में क्या आ जाएगा, √7 प्लस √5, तो ये हो जाएगा 2/√7 प्लस √5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 2/3 जाएगा, कितना 2/√5 प्लस √3 हो जाएगा। इसका देखोगे तो 9 में से 7 गया, √9 प्लस √7 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2/, देखो एक में करके दिखा देती हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, √7 माइनस √5 को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, यानी माइनस है तो प्लस लेकर मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे बोथ साइड में, तो ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी, तो फॉर्मूला लग जाता है a² माइनस b²। a यहाँ पर है ये, b है यहाँ पर इतना, तो a² का मतलब 7 हो गया, b² का मतलब 5 हो गया। ठीक है, √7 प्लस क्या हो गया, √5, तो 7 में से 5 गया, क्या आ गया, 2/√7 प्लस √5 आ गया। अब ऐसे ही तो सबका निकल जाएगा ना, तो इसमें भी क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया, 2/√5 प्लस √3 हो जाएगा। ऐसे ही इसका हो जाएगा 2/√9 प्लस √7 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2/√11 प्लस √9 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ गया था, 2/√7 प्लस √5 आ गया था। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कैसी है, तो जब सबका अंश छोटा हो, ठीक है, तो सब से जब सबका अंश क्या है, 1 बराबर है, तो सबका अंश कितना है, 2 है, तो नीचे की वैल्यू को आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो सबसे कम किसकी वैल्यू है, नीचे देखो, तो 5 और 3 सबसे कम है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि √5 माइनस √3। ठीक है, क्या करना है, सबके अंश को बराबर कर लेना है, अंश बराबर करने पर जिसका हर छोटा आएगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गति प्लस अवरोध का संधि विच्छेद का अर्थ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गत्या अवरोध, गत्या अवरोध। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। नीचे दिए गए कई शब्दों के लिए एक शब्द छांटे। युद्ध करने को इच्छुक, तो जो युद्ध करने के इच्छुक होता है उसको क्या बोला जाता है, युत्सुक। ठीक है,
युयुत्सु। कौवा चला हंस की चाल लोकोक्ति का अर्थ है, तो कौवा चला हंस की चाल का मतलब है अंधानुकरण करना। निम्न में कौन सी वर्तनी सही नहीं है? कर्तव्य। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 39 नंबर का ए ही यही सही नहीं है, कर्तव्य। ठीक है, बाकी ये कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है, उद्योग ऐसे, सिद्धांत ऐसे, लेकिन ये कर्तव्य गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से आएगा? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? मैच करना होता है। गा है, छा है, जा है, ड़ा है, तो सबसे पहले क्या आता है? गा ही तो आता है। तो री के बाद सबसे पहले क्या आएगा? गा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नाउ पैसेज को देखते हैं। ठीक है, पैसेज दिया हुआ है, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स साइंटिस्ट हैव इश्यूड ominous warning about climate. Predictions of dramatic global change arising from the continued dumping of industrial byproduct into the atmosphere and forest loss of massive scale can no longer be ignored. Compelling scientific evidence strongly suggests that world climate patterns previously regarded as reliable stable be thrust into a state of turmoil. Emissions of natural and synthetic gases are increasing the heat trapping capacity of the atmosphere through a phenomena known as a greenhouse effect. The projected impact of these worldwide climate disruptions dwarf many of the environmental problem of the past. ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जो साइंटिस्ट है, जो इशू आ रहा है अर्थ क्लाइमेट को लेकर, बहुत पहले से ही वार्निंग देते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल चेंज हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन से बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे हैं, फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और हो क्या रहा है इस अर्थ। ठीक है, तो इसी के बेस पर आपको करना है आपको आंसर्स। प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मींस एक्सपेक्टेड, स्टेटेड, प्रपोज्ड या अप्रीहेंडेड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो? चेंज ड्रास्टिकली इज। प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रोबेबल। ठीक है, द वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न विल चेंज ड्रास्टिकली इज प्रोबेबल। चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट नरेशंस टू डायरेक्ट नरेशंस। ठीक है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू मी, तो सेड टू मी यहाँ पर देखो क्या हो गया? व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन। तो जब तो नरेशन चेंज करना आता होगा आपको, क्या हो जाता है? सेड का आस्क हो जाता है। तो ये दोनों तो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। In the following questions, 4 alternatives are given for bold idiom or phrases. Choose the alternative with which best expresses the meaning of the bold idiom, phrase and in. My friend is cutting out to be held this post. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिफ्यूजिंग, फिट इनटू, एडहेयर, डिक्लाइन टू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिट टू। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? माई फ्रेंड इज कटिंग आउट टू बी हेल्ड दिस पोस्ट, यानी कि इस पोस्ट को क्या किया? उसने फिट किया है, तो यहाँ पर फिट टू हो जाएगा राइट आंसर। 45 है, चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हार्डली इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या बताना है? पार्ट ऑफ स्पीच किसका? हार्डली का। दे हार्डली वन द इलेक्शंस। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या सब्जेक्ट हो जाएगा, या एडजेक्टिव हो जाएगा, या एडवर्ब हो जाएगा। तो ज़्यादातर आपने नोटिस किया जब ly लग जाता है, स्वीटली, स्ट्रांगली, ब्रेवली, तो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हार्डली एडवर्ब हो जाता है। नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर से बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बायां बायां दोनों ही हो जाएगा।
ठीक है। जब दोनों ही होता है तो क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और माइनस करेंगे तो 15 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब बाएं से कौन सा अक्षर देखना है आपको, 5वां अक्षर देखना है। कैसे, मैंने इसको बताया आपको, जब यहाँ पर सेम दिया हो बायां बायां दायां दायां तो जो भी नंबर है इनको माइनस कर दीजिए, अगर डिफरेंट दिया हो जैसे बायां दायां दिया हो तो प्लस कर दीजिए। तो दोनों बायां बायां है तो प्लस माइनस करना है, 15 में से 10 गया 5, यानी कि बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ई होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, टाइपराइटर को GVKVDIRGVI लिखा गया है तो उसी कूट लिपि में स्टेनो को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, टी का क्या हो गया, जी, तो जी क्या है, इसका विपरीत अक्षर हो गया, वाई का बी विपरीत अक्षर हो गया, जैसे A to M हम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद N to Z लिखते हैं, इस तरीके से विपरीत अक्षर आ जाता है। B का Y हो जाता है, ठीक है, C का X हो जाता है, D का यहाँ पर W हो जाता है, तो इसी तरीके से E का आप देखोगे V हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो स्टेनो का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, लव। ठीक है, एल का अपोजिट ओ होता है तो ओ का अपोजिट क्या होगा, एल हो जाएगा। बी का अपोजिट ई होता है तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी हो जाएगा। ये दोनों तो आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है एन, तो एन का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर आप बताओ, हाई स्कूल। ठीक है, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। GT रोड होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जी, तो HG। ठीक है, HGVML किस में है, बी में है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, HGVML, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट को ही आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रश्न में कुछ कथन दिए हुए, निष्कर्ष दिए हुए, आपको आंसर्स बताने हैं। कुछ फलें क्या हैं, फूल हैं, यानी कुछ जो फल हैं वो क्या हैं, फूल हैं। फल क्या है, वो फूल हैं, ये बोला गया है। कोई फूल नाव नहीं है, यानी कि एक भी फूल जो है वो नाव नहीं है, तो ये क्या है, इस तरीके से कोई फल जो है वो फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, लेकिन जो फूल हैं वो क्या है, नाव नहीं है। इनमें से ये कोई भी क्या है, नाव नहीं है। और सभी नाव जो हैं वो क्या हैं, नदियां हैं। ये जो नाव हैं ये सभी क्या हैं, नदियां हैं। अब इसी के बेस पर आपको क्या करना है, देना है आंसर्स। ठीक है, तो आंसर्स आपका कैसे बनेगा, सभी कुछ फलें नदियां हैं, तो यहाँ पर ये फल था, ये फूल था। ठीक है, तो कह रहा है कुछ फलें नदियां हैं, तो कहीं पर इनका रिश्ता मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो कहीं नहीं मिल रहा है। फल यहाँ पर है, नदी यहाँ पर है, नहीं मिल रहा है। केवल कुछ नदियां नावें हैं, कुछ नदियां क्या हैं, नाव हैं। तो यहाँ पर देखो ये नाव हो गया, ये क्या है, नदी हो गई, तो कुछ नदियाँ तो नाव भी हो जाएंगी, तो ये सही है। कुछ नदियाँ फूल हैं, तो नदियाँ और फूल का भी कोई रिश्ता नहीं है। कुछ फूल जो हैं वो फल हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ वाली बात आ गई थी यहाँ पर, कुछ फलें फूल हैं तो कुछ फूल फल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी सभी गलत हैं, तो क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा लीप वर्ड्स नहीं है, तो लीप वर्ड्स क्या होता है, जिसको 4 से डिवाइड कर दें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, या कह सकते हैं कि 400 से डिवाइड करने पर कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा, लेकिन ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप वर्ड्स नहीं है। कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से कहता है, इसके पिता, यानी जो कल्पिता के क्या हैं, फादर हैं, मेरे पिता के, जो प्रकाश के पिता हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये तो यही हो गया प्रकाश। ठीक है, और ये जो कल्पित हो गया ये क्या हो गया, इसका बेटा ही हो गया। तो कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो कल्पिता क्या होगी, उसकी बेटी हो जाएगी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है, मेरा राशन ऐप, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। किस स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ अटल इनोवेशन मिशन एवं नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों और परिणामों को बदलने और सुधारने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट सॉल्व पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, तो किसने किया है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व क्षय रोग, जिसको आप बोलते हैं टीबी, ठीक है, तो विश्व क्षय रोग दिवस 2021 का विषय क्या था, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, द क्लॉक इज टिकिंग, क्या होगा, द क्लॉक इज टिकिंग, विश्व क्षय रोग दिवस का 2021 की थीम थी, द क्लॉक इज टिकिंग।
क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लागू किया है? तो कितने का स्टार्ट किया है? 100 मेगावाट का। खबरों में रहा इनक्वाइस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इनक्वाइस का पूर्ण रूप याद रख लो क्या है? आई से इंडिया, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, सी फॉर सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। 56 है। मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो जो मियों का बाड़ा था, इसमें जो रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है महेश नगर। ठीक है, क्या रख दिया गया? महेश नगर। मियों का बाड़ा यानी कि बड़े। ठीक है, मियों में भी बड़े सबसे बड़े कौन होते हैं? महेश जी, तो महेश नगर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत किन देशों ने मिलकर की है? तो नॉर्ड लिंक की शुरुआत नॉर्वे और जर्मनी ने की है। ठीक है, नॉर्ड तो नॉर्वे और जर्मनी। डग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना विकसित की जा रही है। कैसे याद रखेंगे? देखो, कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है, तो मारा से याद रखना, मार दिया, तो डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर हो जाएगा? कोसी नदी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी था, नोवाक जोकोविच बने हैं। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नेहरू तिब्बत और चीन, इन तीनों के पुस्तक के लेखक हैं अवतार सिंह भसीन। ठीक है, तो भसीन साहब जो है वो नेहरू तिब्बत और चीन, इन सभी के लेखक हैं। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ठीक है, और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है यूरो। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या होगी? फ्रैंक हो गई। जापान की मुद्रा आप सभी को पता है क्या है? एन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? ठीक है, तो पुलित्जर सम्मान किसको मिलता है? ये मिलता है आपको पत्रकारिता के संबंध में, और मुल्कराज आनंद को मिला था साहित्य के संबंध में। ठीक है, तो सम्मानित कौन नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। कीपिंग द फेथ मेमाइट्स ऑफ अ पार्लियामेंट्रियन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन आनंद, शिव खेड़ा, सोमनाथ चटर्जी, बीरप्पा मोइली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो कीपिंग द फेथ है, इस पुस्तक के राइटर हैं सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये एक तरीके से फुल फॉर्म दे रखा है, तो कौन से बोर्ड का क्रिकेट को क्या बोला जाता है? तो बीसीसीआई जो है इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है। पीसीबी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोला जाता है। सीए को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ईसीबी जो है इसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलते हैं, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड का नाम है, इसको याद कर लो आप, नाग इंग्लैंड। ठीक है, नोट कर लो, नाग इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, तो ये नाम है किसका? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, तो ये मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, तो विज्ञान की कोई बात आती है तो वो कहाँ पर है? बेंगलुरु सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ पर? देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो भोपाल यहाँ पर होना चाहिए था, पर मध्य प्रदेश की जगह कोलकाता लिखा है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना कि कहाँ कहाँ पर इनके केंद्र हैं, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको सी पता चल गया कि ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान। इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो विज्ञान बेंगलुरु याद रखना, वन्य देहरादून याद रखना। ठीक है, और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, जो कुष्ठ रोधी दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन जो है आपका शहीद दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन आते हैं सब घूमने के लिए, तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ओडिसी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? विक्रम साराभाई, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है आरआरबी में भी, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लेना। ठीक है, देश भर में फांसी का फंदा
सिर्फ बनाया जाता है कहाँ पर, तिहाड़ जेल में, मांडला जेल में, बक्सर जेल में या यरवदा जेल में। ठीक है, तो कहाँ पर बनाया जाता है, याद रखना ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर सी, यानी कि बक्सर जेल में। ठीक है, बक्सर जेल कहाँ पर है, बिहार में है, जहाँ पर फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेना, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लेना। तो बक्सर जेल कहाँ पर है, बिहार में। वहीं पर तिहाड़ जेल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, यरवदा जेल की बात करते हैं तो कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, नोट कर लो इसको, पुणे में, तिहाड़ दिल्ली में और बक्सर जेल कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, और बिहार में ही फांसी का फंदा तैयार किया जाता है बक्सर जेल में। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमने 70 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब आपके जो 71 से 80 क्वेश्चन आता है ये गद्यांश वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इनको, क्योंकि ये आपके 10 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। समझ लो, गद्यांश पढ़कर बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं गद्यांश को। हल चलाने वाले भेड़ बकर चराने वाले प्रायः स्वभाव के ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। क्या करते हैं, शरीर का हवन करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दाने के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि को चिंगारियों की डालियां सी हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती इसके ईश्वर प्रेमी का प्रतीक है। इसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल फूल, फल फल में बिखरा रहा है। वृक्षों की तरह इसका भी जीवन एक प्रकार की मौन विद्या है। यह विद्या नहीं पढ़ा, जब तप नहीं किया, संध्या वंदना नहीं की, ज्ञान ध्यान नहीं इसे पता। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसको कोई सरोकार नहीं है। केवल यह साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातः उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े होते हैं। इसे और इसके परिवार को बैल और गांवों से प्रेम है। इनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः दिन रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की सृष्टि करता है। ठीक है, बहुत ही दिल को छू जाने वाला ये किसान पर आधारित गद्यांश है। ठीक है, अब इसके आंसर्स को हम करते हैं। हल चलाने वाले किसान। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल चलाने वाले किसान कैसे होते हैं, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो हल चलाने वाला किसान क्या होता है, अपने शरीर का हवन किया करता है। हवन कुंड की ज्वाला की किरणें कैसी होती हैं, चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पत्ते, फूल और फल में बिखर रहा है। क्या बिखर रहा है, किसान का सारा जीवन। भारतीय किसान का कोई सरोकार नहीं होता। किससे नहीं होता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर से कोई सरोकार नहीं होता। सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल साग पात द्वारा ही यह अपनी भूख का निवारण कर लेता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा गद्यांश था जिसमें आपको पैराग्राफ में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे आंसर आपको मिल गए। गद्यांश 2 देखते हैं। यह एक सच्चाई है कि निर्धनों और धनवानों दोनों में बेकार लोग होते हैं और परिश्रमी निर्धन तथा कर्मशील धनवान भी होते हैं। अनेक भिखारी इतने सुस्त होते हैं कि जैसे उन्हें 10,000 की वार्षिक आय हो, और कुछ अतिभाग्यशाली लोग अपने उद्देश्यों से भी अधिक व्यस्त होते हैं और बाहर की बेकार बातों में कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि व्यस्त और बेकार लोगों के बीच अंतर समस्त पदों और स्थितियों के मनुष्यों में मानसिकता तथा अंतः प्रकृति से संबंध होता है। अमीरों और गरीबों दोनों में एक ऐसा कर्मशील परिश्रमी वर्ग भी होता है जो निःशक्त और प्रसन्न होता है। दोनों में बेकार वर्ग भी होता है जो निःशक्त दुखी रहता है। दोनों वर्गों में निकृष्टतर गलतफहमी उस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य से उत्पन्न होती है जब एक वर्ग के बुद्धिमान लोग आदतवश दूसरे वर्ग के मूर्खों के बारे में सोचने लगते हैं। यदि व्यस्त धनवान लोग अपने वर्ग के बेकार धनवान लोगों की निगरानी करें और उन्हें फटकारें तो उनमें सब ठीक चलता रहेगा, और यदि व्यस्त निर्धन बेकार निर्धनों पर ध्यान दे और उन्हें बुरा भला कहे तो भी उनमें सब ठीक ही चलता है। किंतु प्रायः सब एक दूसरे के दोषों की जांच करते हैं। एक परिश्रमी संपन्न व्यक्ति बेकार भिखारी के प्रति आक्रोश करता है, ठीक है, तथा एक सुव्यवस्थित कार्यशील किंतु निर्धन व्यक्ति धनवानों के भोग विलास के प्रति अनुदार होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि इसमें क्या है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। हर एक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो दोनों में ही आलसी किस्म के इंसान होते हैं और दोनों में ही परिश्रमी किस्म के भी इंसान होते हैं। ठीक है, एक व्यवस्थित कार्यशील किंतु निर्धन व्यक्ति धनवानों के भोग विलास के प्रति अनुदार होता है। निर्धनों में कोई आचारहीन व्यक्ति ही धनवानों को अपना सहज शत्रु मानता है, और धनवानों में भी कोई लंपट व्यक्ति ही निर्धनों के दोषों और गलतियों के लिए अपशब्द प्रयोग करता है।
ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। अब इसके बेस पर करने हैं आपको आंसर्स। तो पहला है 76, परिश्रमी धनवान व्यक्ति भिखारी से चिढ़ता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि वह भिक्षावृत्ति के अलावा कोई अन्य काम करने का प्रयास नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है धनवान व्यक्ति, परिश्रमी धनवान व्यक्ति चिढ़ता है। 77 देखते हैं, मेहनती निर्धन मनुष्य को किस बात से चोट पहुंचती है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? धनवानों के भोग विलास को देखकर। ठीक है, तो किससे चोट पहुंचती है? धनवानों के भोग विलास को देखकर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ना ही धनवानों की कंजूसी देखकर, अभद्र व्यवहार देखकर, शोषण देखकर किस बात से चोट पहुंचती है? धनवानों के भोग विलास को देखकर। 78 है, धनवानों और निर्धनों दोनों वर्गों में कौन से दो वर्ग होते हैं? तो कर्मठ, परिश्रमी और बेकार वर्ग के दो लोग होते हैं दोनों में। ठीक है, 79 है, धनवान और निर्धन के मध्य गलतफहमी उत्पन्न होने का मुख्य कार्य यह है कि जब एक वर्ग के बुद्धिमान लोग दूसरे वर्ग के मूर्खों के बारे में सोचने लगते हैं। ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, व्यस्त शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो व्यस्त का उपयुक्त विलोम शब्द हो जाता है अव्यस्त। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कर लिया। अब 81 से 85 क्वेश्चंस जो है वो है हमारा किस पर? वो है पाई चार्ट पर आधारित। ठीक है, तो यहाँ पर 1998 में एक परिवार का विभिन्न मद पर किया गया खर्च दिया हुआ है। अन्य पर है उसका 20% खर्च। ठीक है, 5% आयकर पर, शिक्षा पर 12%, 15 आवास पर, ठीक है, 10 वस्त्र पर, 23 भोजन पर और 15 बचत पर। इस तरीके से कुल उसके खर्चे दे रखे हैं, जो कि आपको इसे समझ लेना है अच्छे से कि किस पर कितना खर्च दिया हुआ है, जिसके बेस पर आपको ये आंसर्स करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। यदि वर्ष 1998 का कुल आय 46,000 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था? तो भोजन का देखो कितना खर्च है, 23% है ना। तो 46,000 का क्या करना है? 23% निकाल लो। 46,000 गुणे 23/100, 0 से 0 कट कर दो। 460 को क्या करना है? 23 से गुणा कर दीजिए। जब 460 को हम क्या करते हैं? 23 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 1058, तो कुल हो जाएगा ये 10,580। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। यदि कुल 46,000 रुपये था तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ? तो वस्त्र और आवास का देखो, वस्त्र पर 10%, आवास पर 15, तो कितने हो गए? 25%। 46,000 का 25/100 कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 0, 25 छक्का 150, 25 चौको 100 और 15 115। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11,500 रुपये, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है? आवास पर और शिक्षा पर देखो, तो आवास पर 15 है, शिक्षा पर क्या है? 12% है। तो इनका क्या करना है? अनुपात निकाल लेना है। तो 15:12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5:4, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वर्ष 1998 में शिक्षा पर व्यय आवास पर व्यय से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, शिक्षा पर व्यय आवास पर व्यय से कितना प्रतिशत कम है? तो शिक्षा पर देखो 12 है, आवास पर कितना है? 15 है। ठीक है, तो ये आप क्या करना है? इनको माइनस कर दीजिए। तो शिक्षा पर व्यय कितना है? 12%, नोट कर दो यहाँ पर। ठीक है, आवास पर कितना है? 15%। तो अब क्या करना है? कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। ठीक है, तो 12 है और ये 15 है, तो 15 और 12 का अंतर कितना हो गया? 3। और किससे पूछा गया? आवास से। तो आवास का कितना दिया है? 15/15 कर दो, गुणे 100, 3 × 5 = 15 और 100 को 5 से भाग दोगे तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो गया। यदि वर्ष 1998 का कुल आय 4600 रुपये था तो अन्य तथा वस्त्र पर खर्च का अंतर कितना था? ठीक है, अन्य और वस्त्र का अंतर देख लो, तो अन्य पर कितना? 20% का खर्च हुआ है, वस्त्र पर 10%। ठीक है, तो 20 और 10 का अंतर कितना हो जाता है? 10% हो जाता है। अन्य पर 20, वस्त्र पर 10, 20 और 10 का अंतर कितना हो गया? 10%। तो 4600 का क्या करना है? 10% निकाल लो। तो 4600 का 10% अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 0 कट जाएगा और 46 को हम क्या करेंगे? 60 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 460। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 to 90। ठीक है, 86 to 90 में बार चार्ट दिया हुआ है। 4 कंपनियां C1 से C4 दी हुई हैं। वर्ष 2012 से 2014 की बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक बार चार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 कंपनियां हैं C1 C2 C3 C4 और इनमें जो खर्चे हैं ये दिखाया गया बार डायग्राम से। किस वर्ष का? 2012, 13 और 14 का। ठीक है, तो जो इस तरीके से डार्क है ये 14 हो जाता है, जो थोड़ा सा ये लाइट है बीच वाला 2013 है और ये 2012 के खर्चे दर्शाए गए हैं। तो 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है? तो 12 और 13 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि को दर्शाया है? किस 2 कंपनी ने दर्शाया? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मिनट,
यहाँ पर देखो, तो किसने दर्शाया, तो 125 से 130 ये हुआ है, 100 से 110 हुआ है, बाकी ये देखो कम हुआ, ये भी कम हुआ है। तो किसने वृद्धि दर्शाई है 2013 से 12 से 13 में, तो C3 और C4 ने। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज़्यादा है। तो C2 की C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री देखो, किसकी, C2 की, तो 12 और 14 की, 12 और 14 की, तो 150 और 155 है। तो कुल बिक्री देख लो कितना हो गया इसकी, तो इसकी बिक्री हो गई कितना, 150 और 155 हो गया, जोड़ दो, ये कितना हो गया, 305 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितना ज़्यादा है। तो उन्हीं वर्ष में अब C3 का देख लो, ये तो C2 का हो गया, और 2012 और 14 का C3 का देख लो, तो 125 और 135 हो गया। तो ये जोड़ो, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 260 हो गया। और ये कितना आया देखो, ये आ जाएगा आपका 305 आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा है इनका अंतर निकाल लो। अपॉन में क्या करना है आपको, ये वाला करना है, इससे कितना ज़्यादा ये पूछा गया, तो 125 प्लस 135 कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 305 में से 260 जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 45। ठीक है, ये हो गया 45, अपॉन में कितना हो जाएगा, 260, गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। तो 0 से 0 कट कर दो, और 450 को 26 से कट कर दो, तो ये आ जाएगा लगभग 17.3%। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17.3, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। 12 की तुलना में 13 के लिए C1 और C4 की संयुक्त, तो ठीक है, तो C1 और C1 और C4 की संयुक्त, C1 C4 की, ये है C1, ये है C4, तो ये हो गया 2012 से किसका पूछा था, 12 की तुलना में 13 का पूछा था। ठीक है, 12 और 13 का, किसका, 12 और 13 का C1 C4। ठीक है, 12 और 13 का C1 C4 पूछा है। ठीक है, तो इसकी तुलना में पूछा है, तो आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर निकालो कितना हो जाएगा, ये 85 प्लस 110 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा आपका 95 प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 की तुलना में 13 का पूछा गया है ना, तो 13 का कितना है देखो, 85 है, यहाँ पर कितना है 110 है, तो 85 प्लस 110 लिख दो। और फिर 12 का कितना है, यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 100 है, तो लिख दो इसको। तो इन दोनों को अब सॉल्व करो, तो 110 में 85 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, 195, और ये भी 195, तो कट कर दो, तो 1:1 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 1:1। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों वर्षों में कंपनी C3 की औसत बिक्री कितनी रही है। तो कंपनी C3 की औसत बिक्री तीनों वर्षों में, तो इनको क्या करना है आपको, प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो यह आ जाएगा 5 5 10, 3 3 6, 3 9 हो जाएगा, 390/3। इसको भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 0, 130 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 130 क्या होगा आपका, औसत आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ष 2012 तथा 2013 में सभी कंपनियों का औसत बिक्री का अंतर कितना है। 12-13 में सभी कंपनियों का औसत बिक्री का अंतर। ठीक है, तो 12-13 में सभी कंपनी का, तो 12-13 का सभी कंपनी का निकाल लो। तो 12 का सबसे पहले निकाल लो, तो 12 का कौन सा हो जाएगा, 95, 150, 125 और 100, इन सबको जोड़ दो और इनका औसत निकाल लो। तो ये आ जाएगा लगभग 95, 100, 200, 300। ठीक है, 375, 380, ये हो जाएगा 470। ठीक है, तो 470 बटे क्या कर दो, 4 कर दो, तो ये आ जाएगा 117.5 आ जाएगा। अब उसके बाद बोला गया है कंपनी 2013 का। ठीक है, तो 2013 का हम निकाल लेते हैं। तो 2013 का हो जाएगा 85, 140, 130, 110। तो 130 में 110 जोड़ो तो ये 240 हो जाएगा, और 380 हो जाएगा 460, 465, और 465 को 4 से भाग दो तो ये आ जाएगा 116.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका अंतर निकाल लो, तो 116 में से 116.25 और 117.25 को माइनस कर दो। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देते हैं 116.25। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.25 राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 91 से 95।
एक कताई मील के कच्चे कपास का खरीद मूल्य दे रखा 1990, ये वर्ष दे रखे, ये कुंटल में दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको करने हैं इनके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं भी 2 लगातार वर्षों के खरीद मूल्यों का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत क्या है? किन्हीं 2 लगातार वर्षों के खरीद मूल्यों का अधिकतम वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो क्या है वृद्धि प्रतिशत, निकाल लो। अधिकतम वृद्धि प्रतिशत किसके लिए? एक तो निकालते हैं हम 3 से 4 के लिए, ठीक है, और 2004 से 5 के बीच में देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि है, सीधे सीधे कितना है 13, है ना। बाकी इससे ज़्यादा वृद्धि कहीं पर हुई है क्या? इनके बीच में 5 की है, इनके बीच में 2 की है, इनके बीच में 3 की है, इनके बीच में 2 की है, इसी के बीच में कितने की है? 13 की है, ठीक है। तो 13 की वृद्धि है तो कितने प्रतिशत है? 13 बटे इसका लेंगे, ठीक है। तो 13 बटे 117 गुणे क्या करना है आपको? 100 करना है। और 13 नवैया क्या होता है? 117, 13 नवैया 117, तो 100 बटे 9 हो गया। 100 बटे 9 का मतलब होता है 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा। कताई मील के लिए कच्चे कपास की खरीद के मूल्य में 1999 से 2007 के बीच औसत सालाना वृद्धि क्या रही है? 1999 से 2007 के बीच का औसत पूछ रहा है, कितना वृद्धि रहा है। इसके बीच का वृद्धि कितना है? 5 है, इसके बीच का वृद्धि 2 है, इसके बीच का 3 है, इसके बीच का 2 है, इसके बीच का 13 है, इसके बीच का 11 है, और इसके बीच का कितना है? 10 है। अब क्या करना है आपको? इन सभी को प्लस कर देना है, ठीक है। इन सभी को प्लस कर दीजिए, कितने हो गए कुल? 3 3 6 2 8, और 8 से भाग दे दीजिए, 8 ही तो हैं, 2 2 4 2 6, अच्छा 7 होगा ना, 7 ही तो संख्या है, 3 3 6 7, क्योंकि ये तो वर्ष दे रखा है तो 7 ही वृद्ध हुआ 7 बार, है ना। सबको जोड़ लो तो 10 11 कितना हो गया? 21 21 10 कितना हो गया? 31 3 31 3 34 34 2 36 36 3 39 41 6 46, ठीक है। 46 बटे 7 कर दीजिए, 46 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.57, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6.57 हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2006 से 2007 का मूल्य 1999 से 2000 के मूल्य का लगभग कितना है? तो 2006 से 7 का देखो और 99 से 2000 का देखो, तो 2006 से 7 का कितना है? 151 है, ठीक है, और ये कितना है? 105 है, ठीक है। तो 105 है और ये कितना है? 151 है। इसके बाद इसको क्या करना है? सॉल्व कर देना है, कितना प्रतिशत है। तो अब क्या करिए, सीधे सीधे 151, ये तो पूछा है ना, कि मूल्य इसका कितना लगभग प्रतिशत है। तो 2006 से 7 का कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 151, और इसका दिया हुआ है के मूल्य से कितना है? ये कितना है? 105 है, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब इसको लगभग सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा किसके बराबर? 144, 143 दशमलव समथिंग आया था, 144 के बराबर आ जाएगा। किन 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि एक समान है? ठीक है, किन 2 वर्षों की संपूर्ण मूल्य वृद्धि क्या है? एक समान है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, मूल वृद्धि एक समान है। तो 2 2 किस में आया था? यहाँ से भी 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ से भी 2 की वृद्धि हुई है, तो किस में समान है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ऑप्शन जाओ, 2001 से 2 और 2003 से 4, ठीक है। 1 से 2 में भी आपने देखा, 1 से 2 में कितना है? 2% की, और 3 से 4 में भी कितना आया? इधर 2 की आया। तो 2001 से 2 और 2003 से 2004, तो ये किस में? सी में है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ष 2001 से 2005 तक कताई मिल के कच्चे कपास की खरीदों में कुल कितना खर्च आया है? ठीक है, तो किसका पूछा गया? 2001 से 2005 तक का पूछा गया है, 1 से 2005 तक का, ठीक है। तो ऐड करते चलो, 2001 से 2005 तक का 112, 115, 117, 130, इन सब को जोड़ लो, ठीक है। 2001 से 2005 तक का पूछा है, तो इन सभी को जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 474। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 474, ठीक है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है, जो कि हमें दिया है 96 से 100 तक का। ये कुछ किराना, किराया, अवकाश, ये घरेलू खर्च दे रखे हैं, ये वर्ष दे रखा है। अवकाश पर औसत वार्षिक खर्च कितना है? तो क्या करना है आपको? इन सभी को जोड़कर किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो इन सभी को जोड़ लो, तो जोड़ने पे ये आएगा आपका कितना? अच्छा, औसत खर्च कितना आएगा ये पूछा गया है ना, तो इन सभी को जोड़ लो। औसत वार्षिक खर्च कितना है? ठीक है, तो इन सभी को जोड़ के 5 से भाग दे दो। तो इन सभी को जोड़ेंगे जब हम, तो ये आएगा आपका
5 5 10 19 3 22 हो जाएगा, 2 कैरी गया तो 5 2 7 7 2 14 7 3 21 7 चौक 28 7 5 35 और 3 आ जाएगा कैरी, 3 4 3 7, ठीक है 75.2 आ गया। इसको अगर हम 5 से भाग देते हैं तो ये आएगा 5 एकम 5, ठीक है 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, ठीक है 17.04 आ गया औसत। और 17.04 को क्या करेंगे, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बोला है, घरेलू खर्च कितने रुपए में, 1000 रुपये में दे रखा है। तो इसको 17.04 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए 17,040 इसका आंसर आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ष 2014 के लिए EMI किराने का कितना प्रतिशत है। 2014 कहाँ पर है, ये है किराने का EMI, ठीक है तो किराने का 58 है, EMI है 7.4, कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो 7.4 बटे क्या कर दीजिए आप, 58 कर दीजिए, ठीक है गुणे 100 कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगी 12.76%, ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.76%। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2012 का कुल घरेलू खर्च कितना है। तो वर्ष 2012 का कुल घरेलू खर्च, तो इन सबको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 107 आ जाएगा। इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 107 यानी कि 1,07,000, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद वर्ष 13 और 15 का कुल घरेलू खर्च में कितना खर्च है। वर्ष 2013 तथा 2015 का कुल घरेलू खर्च में कितना खर्च है, ठीक है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर पहले 2013 का कुल घरेलू खर्च निकाल लो, ये हो गया, ठीक है फिर 2015 का निकाल लो, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 123.9 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 138.9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 262.8, ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 262.8, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में टैक्स 2014 में टैक्स से कितना प्रतिशत कम है। 11 और 14 का टैक्स पूछा गया है, ठीक है तो कितना प्रतिशत कम है, 19 और 28 है, इसका प्रतिशत निकाल लो। 28 में से 19 माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9/28 गुणे 100, ठीक है इसका प्रतिशत निकाल लो। तो ये लगभग आ जाएगा आपका किसके बराबर, 32 सही 1/7% के बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 सही 1/7, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, पर प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करती रहिए ताकि आप सभी अपनी एक वैकेंसी एक सीट तो आप लेकर ही जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।